हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि घटना चक्र का है, जो हमारे सीजीपीएससी और सीजी व्यापा में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन आते हैं सब में बहुत ही हेल्पफुल होगा। घटना चक्र के क्वेश्चन यूपीपीएससी में भी पूछे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो जीके जीएस के जो घटना चक्र से हमें मिल जाते हैं। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था करने वाले हैं, जिसमें भारत का संवैधानिक विकास से शुरुआत करने वाले हैं। इसमें थोड़े से थ्योरी के पोर्शंस है जो एकदम नोट्स के बराबर हैं। अगर आप लोग चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम जो 1773 से 1853 तक था, और दूसरा है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम जो 1858 से 1947 तक था। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1858 में ब्रिटिश ताज ने अपने अधीन कर लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। ये क्वेश्चन बनता है कि बंगाल का गवर्नर कब बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं इसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया था। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था। बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना? तो 1773 में बना, रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार किस एक्ट की बात हो रही है? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बात हो रही है। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। अगर आप लोगों ने कभी भी जीके जीएस से रिलेटेड अगर एग्जाम दिए हैं तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। पहले क्या था? बंगाल में गवर्नर थे। फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, जिसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया, और सबसे पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बना वॉरेन हेस्टिंग्स तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग, मॉनसन और बॉरवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। उसमें 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, और उसके जो 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद में परिषद बने थे वे उसमें कौन कौन थे? तो फ्रांसिस क्लेवरिंग, मॉनसन और बॉरवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त किए गए। परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया था तथा इसे प्रमुख मामलों यथा विदेश नीति में मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसियों का आरक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना के लिए प्रावधान कब किया गया था? तो 1773 में किया गया था। प्रावधान कब किया गया था? 1773 में किया गया था। और स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना 1774 में हुई थी। ये भी क्वेश्चन बनता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, और स्थापना हुई थी 1774 में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया था। ये थी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की बात। अब आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। कंपनी के राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया और व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति को दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई,
परंतु राजनीतिक मामले, यहाँ राजनीति और व्यापार को दोनों को अलग अलग कर दिया गया था। तो निदेशक मंडल जो थे, निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने तथा अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा क्या किया गया था, तो राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। इस एक्ट में निदेशक जो मंडल थे उसको व्यापारिक मामलों में अधीक्षण करने की अनुमति तो दी गई थी, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। तो ये क्वेश्चन बनता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक जो बोर्ड था उसका गठन कब किया गया था, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किया गया था। फिर आते हैं 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया था। 1773 में देखिएगा, 1773 में गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था और उसके साथ 4 सदस्य जो परिषद थे उनका गठन किया गया था। फिर 1786 के अधिनियम में गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की भी शक्तियां प्रदान की गई। कब की गई थी, तो 1786 के अधिनियम में की गई थी। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। कौन कौन से अधिकार प्राप्त किए थे, तो पहला अधिकार था जो अपने उनकी विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णय को न मानने का अधिकार पहला था, और दूसरा था प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। कब की गई थी, तो 1786 में की गई थी। और ये दोनों अधिकार जो थे वो सबसे पहले मिले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस को। फिर आते हैं 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। 1797 में जो चार्टर एक्ट आया उसके अंतर्गत जो कंपनी के अधिकार थे उनको 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। ये क्वेश्चन बनता है कि किस एक्ट के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया था, तो 1813 के चार्टर एक्ट पर। कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। 1833 का चार्टर एक्ट, 1813 के बाद 1833 में चार्टर एक्ट आया। इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। सबसे पहले क्या था, बंगाल का गवर्नर था, जिसे 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। कब बनाया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 में बनाया गया, और उसी गवर्नर जनरल को 1833 के चार्टर एक्ट में संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर के एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। देश की जो शासन प्रणाली थी उसको राज्य स्तरीय से लाकर सीधा केंद्र पर नियंत्रण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक कौन था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में से केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। गवर्नर जनरल को अपने परिषद के सदस्यों के साथ पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। भेदभाव को समाप्त कौन से एक्ट में किया गया था, तो भेदभाव की समाप्ति कौन से एक्ट में हुई थी,
तो 1833 के एक्ट में हुई थी। सभी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया था। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन बनता है, भारतीय विधान परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया था। आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कौन से एक्ट के तहत कौन से कार्य किए गए। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पर नाम दिया गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और उसके साथ 4 लोगों की एक टीम बनाई गई जो उसके हेल्प के लिए थी। ये काम कब हुआ? तो ये काम हुआ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। कब हुआ था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। और पहला जो गवर्नर जनरल था बंगाल का वो बना वॉरेन हेस्टिंग्स। यहां तक समझ में आ गया। फिर आते हैं 1773 में ही कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। परंतु स्थापना कब हुई? तो स्थापना 1774 में हुई थी। 1773 में क्या क्या हुआ था? तो 1773 में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और उसके लिए उसकी मदद के लिए एक 4 सदस्यीय टीम की स्थापना की गई। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में 1773 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। लेकिन स्थापना कब हुई? 1774 में हुई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। टोटल 4 लोग थे। फिर आया 1784 का पीस इंडिया एक्ट। इसमें क्या किया गया? राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया। कंपनी की जो राजनीतिक कार्य थे और व्यापारिक कार्य थे उन दोनों को अलग कर दिया गया। और जो निदेशक मंडल था उसको कंपनी के व्यापारिक मामलों में तो हस्तक्षेप करने का, अधीक्षण करने का अनुमति दिया गया था, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कब किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। 1773 समझ में आ गया, 1784 भी समझ में आ गया। अब आते हैं 1786 में। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने तथा अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसके साथ 4 सदस्य की एक टीम थी। तो विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया और गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। तो 1786 में 2 काम हुए। गवर्नर जनरल को विशेष शक्तियां प्रदान की गई और गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। और ये दोनों शक्तियां प्राप्त करने वाला पहला अधिकारी कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अब आते हैं 1793 के चार्टर एक्ट में। कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। बस इतना ही ध्यान रखना है। कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए कौन से एक्ट के तहत बढ़ाया गया था? तो 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत बढ़ाया गया था। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। 1813 में एक एक्ट लाया गया जिसमें पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार रहा। चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार कब रहा? तो 1813 के चार्टर एक्ट पर। अब आते हैं 1833 के चार्टर एक्ट में। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। पहले बंगाल का गवर्नर था जिसे 1773 के एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया था। उसके बाद 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। कंपनी के साथ व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए और भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। 1853 के चार्टर एक्ट में
विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्याख्या की गई। विधि के निर्माण हेतु कानून निर्माण के लिए भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई। तो भारतीय विधान परिषद की स्थापना कब की गई, या फिर क्वेश्चन बनता है कि विधि निर्माण हेतु भारतीय विधान परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत की गई थी। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया था। इतना समझ में आ गया। तो चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीठ भारत का अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था 1773 में। और स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1774 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई। सर एलिजा इम्पेज के प्रमुख न्यायाधीश थे। इसमें एक प्रमुख न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो 4 लोगों का टीम था इसमें। तो सर एलिजा इम्पेज के प्रमुख न्यायाधीश थे। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में या 1774 में की गई, उसके प्रमुख न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। और दूसरा है, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश थे। तो हमें सही कथन देखना है। तो सही कथन है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत की गई थी। तो ये बिल्कुल सही है। और लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये हमारा ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि एलिजा इम्पे थे। इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ही करेक्ट है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना, ऑप्शन ए नियंत्रण परिषद की स्थापना, तो ये था पीठ का भारतीय अधिनियम 1784। जो नियंत्रण परिषद, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, अभी जैसे मैंने ऊपर बताया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण परिषद मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना पीठ का भारतीय अधिनियम 1784। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ये नियामक अधिनियम 1773। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, ये था आपका 1813। और गवर्नर जनरल की परिषद में चार्टर एक्ट कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना था, 1 मिनट ऑप्शन भी ले लेते हैं। हाँ, नियंत्रण परिषद की स्थापना था पीस इंडिया का भारतीय अधिनियम 1784 था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773। अगर ये दोनों क्वेश्चन भी हमको पता है तो हम जो ऑप्शन है एलिमिनेट करके अपना आंसर ले सकते हैं। तो ए का 2 और बी का 1। अभी तक तो यही समझ में आ रहा है। चलिए आगे भी देख लेते हैं। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर एक्ट अधिनियम 1813 में दिया गया था। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833। गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति ये 1833। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट का भारतीय अधिनियम 1784। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773। अगर ये याद नहीं रहता है आपको, ये जो वर्ड्स हैं ये याद नहीं रहते हैं, तो सिर्फ सन याद रख लीजिएगा, बहुत है सन भी। और इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति 1813 में दी गई थी। और गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1833 में की गई थी। तो हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, ऑप्शन व्याख्या में आते हैं। नियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 जिसमें नियंत्रण परिषद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। चार्टर अधिनियम 1813 इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति।
तथा चार्टर अधिनियम 1833 में गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? पहला ऑप्शन है 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और तीसरा है प्राच्य एवं आंग्लवीद विवाद। तो किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो हमारे ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, तो हमारा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अब आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये आईएएस प्री 2018 का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान अपनाया गया। कब किया गया? तो 1813 में। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की का गठन कब किया गया था? तो 1833 में किया गया, जिसकी जिम्मेदारी क्या थी? तो शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। जिसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। किसके अध्यक्ष? जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1813 में हुई, 23 में हुई थी। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेंटिक 1828 से 1835 इनका शासनकाल था। के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेवेलियन थे, जबकि एचडी प्रिंस से प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व थे। तो शिक्षा के समर्थक, आंग्ल शिक्षा के समर्थक कौन थे? तो नेता ट्रेवेलियन थे, जबकि एचडी प्रिंस से प्राच्य ये शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो ये तीनों ही सही आंसर, 1813 का चार्टर एक्ट और जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और तीसरा है प्राच्य एवं आंग्लवीद विवाद। तो 1813 में क्या किया गया था? तो 1813 में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। और जो भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थक कौन थे? तो नेता ट्रेवेलियन थे, जबकि एचडी प्रिंस से प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया? तो 1813 का चार्टर एक्ट था, 1833 का था, 1853 का या 1873 का? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो 1813 का चार्टर एक्ट था। ऑप्शन ए सही आंसर है। 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। दूसरा है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। तीसरा है, भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो कौन सा चार्टर एक्ट बोला गया है? 1813 का चार्टर एक्ट बोला गया है। तो इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ
व्यापार को एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। ये तो बिल्कुल सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। यह भी सही है। और भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। यह हमारा ऑप्शन जो है यह गलत हो जाएगा। यहाँ पर 1813 की बात हो रही है और भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आया था 1858 को। तो हमारा ये ऑप्शन गलत है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। 1813 में क्या क्या हुआ था एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार के आधिपत्य को छोड़ चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। तो ये दोनों 1813 की बात हो गई। और ये जो है भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, ये 1858 की बात है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, केवल 1 और 2। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए उन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 सही हैं, परंतु कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया। जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में इसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो ऑप्शन ए है चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी है चार्टर एक्ट 1853, सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और डी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो मैंने ऊपर जब नोट्स बताया था, डेफिनेशन बताया था, तो आप लोग को याद होगा एक धारा था जिसे धारा 87 कहा गया था, जिसमें कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। तो यही जो धारा है यह भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो चार्टर एक्ट 1833। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम का डेफिनेशन भी देखा, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी देखे। अब अगली वीडियो में हम लोग ब्रिटिश राज के शासन अधीन पारित अधिनियम देखेंगे, उसके भी डेफिनेशन देखेंगे, नोट्स देखेंगे और उसके भी एमसीक्यूज देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ दे दूंगी और टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगी, लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे तभी दूंगी। तो चलिए आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।